हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत। मैं कौशल कुमार। अध्याय 8 में हम लोग ने पढ़े थे जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके बारे में हम लोग जाने। तो पहले हम लोग जनन के बारे में पढ़ते हैं कि जनन के बारे में यहाँ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जनन के विभिन्नता को जानना है, इसलिए इसमें जनन को समझते हैं। जनन आप लोगों ने देखा था कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जीव से जो है जनन होता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 अलग अलग जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में जब एक ही जीव से जनन होगा तो उसकी संतति भी एक ही जैसा होगा, लेकिन लैंगिक जनन में अगर 2 जीव भाग ले रहे हैं, नर और मादा, तो वो उसमें विभिन्नताएं होंगी। क्या नर और मादा माता पिता से जो बच्चे पैदा होंगे या संतान उत्पन्न होंगे, क्या वो माता के समान ही होंगे या पिता के समान होंगे? नहीं, ये दोनों से भिन्नता, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएगी। इसलिए इसमें भिन्नता के बारे में पढ़ना था। इसलिए जनन कैसे करते हैं, लैंगिक और लैंगिक के बारे में एक बार रिवीजन कर ली। अब इसी में देखते हैं, नर के पास जो है 46 क्रोमोसोम, मादा के पास 46 क्रोमोसोम, जबकि 44 क्रोमोसोम दोनों में समान होते हैं और 2 क्रोमोसोम दोनों में अलग होते हैं। नर में यानी मेल में XY, जबकि मादा में XX होता है। तो नर का अगर X मादा के X से टकराता है तो क्या होगा? लड़की होगी, क्योंकि मादा का XX होता है। और नर का Y अगर मादा का X से जो है जनन होता है, फ्यूजन होता है, तो लड़का पैदा होता है। तो लड़का या लड़की पैदा करने के लिए जिम्मेवार कौन हुए? पिता हुए, नर हुए, क्योंकि इसके पास ही Y क्रोमोसोम पाया जाता है। वे Y क्रोमोसोम जिससे फ्यूज होंगे तो वो जो है उत्पत्ति करने के लिए वही जिम्मेवार होंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि लड़का या लड़की को जन्म देने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो पिता जिम्मेवार है, नर जिम्मेवार है, क्योंकि इसी के पास एक अतिरिक्त क्रोमोसोम है Y, जबकि मादा के पास तो दोनों XX ही है। किसी से भी टकराए तो X से ही टकराएंगे, जबकि नर के पास एक Y क्रोमोसोम होगा, जो आगे हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर थोड़ी हम हल्की जानकारी दे दिए। अब आगे चलते, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो हमने बताया कि विभिन्नता होती है जनन में, क्योंकि नर और मादा अलग अलग का जो है फ्यूजन होता है गैमीट का। तो दोनों में जब अलग अलग गैमीट का फ्यूजन होगा तो दोनों विभिन्नता समान है। जाहिर सी बात है कि विभिन्नता होगी ही, न तो वे बिल्कुल माँ के समान होंगे, ना ही बिल्कुल पिता के समान होंगे। तो क्या विभिन्नता होती है जनन के दौरान? विभिन्नताओं का संचयन क्या है, देखते हैं। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाती हैं। यानी कि नर और मादा अगर जो है ह्यूमन में, मानव में हो गए, तो मानव तो जन्म लेंगे, लेकिन जो है माता और पिता से जो है भिन्नता होगी, लेकिन होंगे तो मानव ही जन्म। लेकिन वही बोलता है कि अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाता है। अब आगे चलते हैं, इसमें विभिन्नता के प्रकार को देखते हैं। विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नता 2 प्रकार के हैं, शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक कोशिका विभिन्नता एवं जनन कोशिका विभिन्नता। तो शारीरिक जनन कोशिका विभिन्नता क्या है, इसे देखते हैं। यह शारीरिक कोशिका में आती है। जनन कोशिका विभिन्नता जनन कोशिका में आती है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो है यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, क्योंकि ये फिजिकली है। जबकि जनन कोशिका विभिन्नता जो है
अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, क्योंकि ये आनुवांशिकता है, जनन है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चली जाती है। तीसरी है जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास में सहायक नहीं है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जबकि जनन कोशिका विभिन्नता जैव विकास में सहायक। उसके बाद है इसे उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। उपार्जित लक्षण वो होता है जो कि जन्म के बाद आता है। जन्म के बाद कैसे आता है? जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसे उसी प्रकार के लक्षण आते हैं। जबकि जनन कोशिका में जो होता है, इसमें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। अगर वो वातावरण में है तो वो तो होंगे ही, लेकिन आनुवांशिक भी इसमें आते हैं। अब है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स क्या होते हैं। देखिए, जेनेटिक्स तो आप जान रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है गुण, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ हम जनकों से उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, यानी कि गैमीट के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। पैतृक गुण जो है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आ रहे हैं, पैतृक गुण, उसको आनुवांशिकता कहते हैं। और आगे चलते हैं। आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, जो आनुवांशिक या जेनेटिक्स कहलाता है, जो कि मैंने बता ही दिया पहले, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। अब इसी में पढ़ेंगे हम लोग मेंडल के वंशानुक्रम के नियम। तो सबसे पहले जानेंगे मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे? तो जो है मेंडल जो थे, एक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताया था। और इसने जो अध्ययन किए थे वो मटर के पौधे पे किए थे। और मटर के पौधे पर कितने साल किए थे? 7 साल किए थे, 7 पीढ़ी पर किए थे। और इसके लिए इसे जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो है मेंडल जो है मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोग के निष्कर्षों को उन्होंने 1886 में जो है प्रकाशित किया था। किसमें प्रकाशित किया था? N1 प्रोसेस ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरोन, जो है बुक का नाम है N1 प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरोन प्रकाशित किया। लेकिन दुर्भाग्य था कि उस समय जो है उसके जो अध्ययन किए थे उस पर वैज्ञानिक ने मान्यता नहीं दी थी। पर वही आगे लिखा है, परंतु विज्ञान जगत में 34 वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि 86 में किया, लेकिन 34 वर्ष तक ध्यान नहीं दिया। और मृत्यु के पश्चात, इसके मृत्यु के बाद जो है 1900 में अपने प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी। 34 वर्ष के बाद जो है इसने जो प्रयोग किया था उसको मान्यता मिली। अब है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। यानी कि सवाल है, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था? तो उसका जो है इसलिए किया था कि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विपर्यासी मतलब विपरीत विकल्पी लक्षण स्थूल यानी कि बड़ा रूप में दिखाई देते हैं। इसका जीवन काल छोटा होता है और छोटा होने के कारण जो है आसानी होता है अध्ययन करना, जल्दी अध्ययन हो जाता है। तीसरी बात है, समान स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से भी परागन भी कराया जा सकता है। समान स्वपरागन होता है हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से।
परंतु कृत्रिम तरीके से भी परागण भी इसे करा दिया जाता है। चौथा है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। एक ही पीढ़ी में जो है मटर के अनेक बीज बनता है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को लिया। और देखते हैं प्रभावी गुण क्या होता है और वो प्रभावी गुण क्या होता है। प्रभावी गुण वो होते हैं संकर के बाद जो है यानी कि हाइब्रिड जो होता है उसके बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाले लक्षण। विपरीत जोड़ों में जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे प्रभावी गुण कहते हैं। और वो प्रभावी गुण जो होता है संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुण के जोड़ा नहीं पड़ने वाला लक्षण जो होता है वो प्रभावी गुण कहलाता है। तो यहाँ तक आप लोग ने समझ गया। अगले वीडियो में मैंने मेंडल के नियम के बारे में पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।